हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का रहेगा। हमने पिछले चैप्टर्स में जाना कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। हमने पिछले चैप्टर में जाना कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और उसकी क्या क्या थियरीज दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। ये चैप्टर जो है कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी ये बताएगा हमको कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर क्या क्या गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज सेट करता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्मूथली कंडक्ट हो सके। और हम आगे वाले चैप्टर्स में और जानेंगे कि ये ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या टूल्स क्या क्या चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जिससे ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। इसमें 3 टॉपिक है बेसिकली। एक तो इंट्रोडक्शन, फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे हम। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये यहाँ पे बेसिक मतलब बता चुका हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसी जो कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्ड्स में बनी हो। ये पॉलिसी में क्या क्या आता है कि कंपनीज या इंडिविजुअल्स जो है एक कंट्री के, वो कैसे ट्रेड कंडक्ट करेंगे, कंपनीज या इंडिविजुअल दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इसमें क्या क्या यूज़ होता है: टैरिफ, इंपोर्ट कोटाज, एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, पॉलिसीज टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेट्रा। ये आपको ऊपर ऊपर से पूरा चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कई पॉइंट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट मैं वो पॉइंट स्किप कर दूंगा जो मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। कई जगहों पे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो पहले तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि ट्रेड पॉलिसी, कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी जो है वो बनाई क्यों जाती है। पहली बात, ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे नेशंस के साथ। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेंटेन होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपैंड करने, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव हो, ताकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का। यानी कि आप जब जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। रीज़न बीइंग कि मान लीजिए आज आप 1000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। पर अब मान लीजिए आपने प्रोडक्शन डबल कर दी, तो आपको ये है कि जिससे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करे तो वो कुछ तो डिस्काउंट देगा आपको ज़्यादा माल खरीदने के लिए, तो उससे वो 9 में दे। तो आपका यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है कम हो जाती है। फिर आता है हमारा ये पॉइंट है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का प्रोटेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है। कई सारे हमारे पास एसेंशियल और स्केर्स रिसोर्सेज हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड ओपन अप होगा तो उनका यूजेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर कई सारे ऐसे स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज़ होती है जिनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि अगर उन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो फिर इंडिया एक कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी कि उनका एक्सपेंडिचर और इनकम जो है फॉरेन ट्रांजैक्शंस में, वो करेक्टली सेट नहीं हो पाएगा। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में और आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा काम एक तो रहता है कि आपके पास जो करंट एक्सचेंज है उसको मेंटेन करके रखिए और रिज़र्व्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। फिर कई सारे इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ या और सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए, कि आप ऐसा बोल दिया जाता है कि आप स्टील इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? ताकि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ज़्यादा जो है उसको डेवलपमेंट मिले, वो अपने आप को सस्टेन कर पाए और उस इंडस्ट्री में ग्रोथ मिले। फिर मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो प्राइसेस हैं उनका रेशियो होता है। फिर अगला आता है हमारे पास मेंटेन अ डिज़ायर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज बाय रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आप रेगुलेट करते हो तो आपका एक एक्सचेंज रेशियो मेंटेन होता है, तो वो मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी है। वो अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स फॉर्म करना
जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो, दोनों भी देशों का बेनिफिट हो। जब ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर्म होते हैं तो फिर एक कंट्री को जो रिलेशंस मेंटेन करने हैं उसमें ईज़ आ जाती है। जब रिलेशन मेंटेन करने की ईज़ एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कोई कंट्री के लिए। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्री ट्रेड पॉलिसी मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ट्रेड पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। आपके कोई कोटाज नहीं है, को जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, टैरिफ्स नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल रही है उल्टा, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता। तो अभी पहले कुछ हम इसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या इसको एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। प्रमोट्स एफिशिएंसी। जब आपको पता है कि आपकी कंट्री में आप बाहर से गुड्स लेके आ सकते हैं जो हाई क्वालिटी गुड्स हैं, जिससे आपका जो वर्क है वो ईजियर हो जाएगा, या आपके गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, या कोई और एक्सेट्रा रीज़न, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उससे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब कोई कंट्री में कोई रेगुलेशन नहीं होंगे तब फ्रीली लोग ट्रेड करते हैं। लोग इंपोर्ट भी करना चाहेंगे, एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे और ज़्यादा करना चाहेंगे क्योंकि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये अच्छा पॉइंट भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कई लोगों ने इसको अच्छे में कन्वर्ट किया है, कई ने बुरे में कन्वर्ट किया है, बट वो वेरी करता है। बट मेजरली ये पॉइंट एक इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में काम करता है। फिर इनकरेजेस कॉम्पिटिटिवनेस। अभी क्या होता है कि आपको मान लीजिए पहले आप खाली डोमेस्टिकली गुड्स बेच रहे थे, आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे थे आपका प्रोडक्ट, बट जैसे ही इंपोर्ट बैन्स हट गए अगर, तो बाहर से भी प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी सेम प्रोडक्ट अगर आपके जो क्वालिटी का है वो प्रोडक्ट इंडिया में आता है, आप दोनों का सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सिर्फ प्राइस में आपका प्राइस बेटर है, तो लोग आपका प्राइस प्रेफर करेंगे। बट अगर उसका प्राइस बेटर होगा तो लोग उसका प्रेफर करेंगे, और फिर उसके लिए ये आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा कि मेरे को अब अपना प्राइस कम करना है। वो आपकी कंपेरेटिवनेस हो जाएगी। तो हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करता है फ्री ट्रेड। प्राइसेस कम हो जाते हैं। कई बार जब आप फॉरेन गुड्स इंपोर्ट करते हैं या अपने एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है एक नया प्रोडक्ट देखने मिलेगा, कम प्राइस पे देखने मिलेगा। वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, उनको जो लाइफस्टाइल है उनका वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक वेलफेयर, ये पॉइंट इसी से लिंक होता है, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर। मैं इस पॉइंट को वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब क्या होता है, कई कंट्रीज़ में अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी का अग्रीमेंट है कि वो लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, उन पे कोई बैरियर्स नहीं है, तो उनके पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। जब पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होते हैं तो उन कंट्रीज़ का वॉर में जाने का जो है चांसेस कम हो जाते हैं। वॉर में जाने के चांसेस कम मतलब ग्लोबली पीस मेंटेन रहता है। फिर हमारा आता है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड। फ्री ट्रेड पॉलिसी में यूजुअली गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर वो इंटरवीन करेगी तो फिर ट्रेड डिसरप्ट होगा। ट्रेड डिसरप्ट होगा तो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन की वजह से वॉर। तो अगेन एक काफ़ी पॉलिटिकल रीज़न बन जाता है गवर्नमेंट को फ्री ट्रेड मेंटेन करने के लिए। फिर अभी हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट भी हैं। जैसे ये आर्ग्यूमेंट्स हमारा सबसे पहला जो कहता है डिसएडवांटेजेस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। क्यों? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी जो उनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई कॉस्ट पे होता है। रीज़न बीइंग कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसी कंट्री की बात करूँ जिसके पास अभी कपड़े बनाने के लिए मशीन्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो प्रोडक्शन होगा क्लोथ्स का, वो काफ़ी एक हाई रेट पे होगा, जो कि एक अनफेवरेबल चीज़ है और लोग उनसे परचेज़ नहीं करना पसंद करेंगे। अगर लोग उनसे परचेज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने नहीं मिलेगा। इसलिए अब कई कंट्रीज़ जो है अपने ऐसे बैरियर्स लगाते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कुछ भी कर लीजिए, उधर से मंगाना है, स्पेसिफिक जगह से मंगाना है। तो उससे क्या होता है, डेवलप्ड नेशंस को भी, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन दोनों को ही हाईली एडवांटेजियस पोजीशन हो जाती है वो। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बोला इनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, फिर प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट्स एफिशिएंसी। मैंने यहाँ पे सब में बोला कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है, उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरा ही डिस्ट्रक्ट हो जाए। कि अगर मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ टॉयज़ की बात करें, तो चाइनीज़ टॉयज़ का इंडिया में काफ़ी मैसिव रोल प्ले रहा है काफ़ी टाइम तक, और अभी भी है। चाइना इतने कम कॉस्ट पे टॉयज़ मैन्युफैक्चर कर सकता है बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी, दे हैव चीप प्लास्टिक, दे हैव अबंडेंट लेबर,
इवन मोर अबंडेंट देन इंडिया। सो वहाँ पे उनको वही टॉयज़ मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट कम आती है और वो लोग रिसर्च कर सकते हैं, तो फिर उनके टॉयज़ बेटर भी होते हैं, मतलब बेटर एज इन वेराइटी बेटर। हमारे यहाँ अगर लोकल टॉयज़ देखे जाएँ तो फिर उनकी वैरायटी लिमिटेड होगी। तो इसलिए एक तरह से जो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है वो, अगर आप उसमें एंटर करते हैं तो फिर एक आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ें होती हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट करती हैं। फिर आता है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर फ्री ट्रेड रहता है तो ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है कितना भी इंपोर्ट करें, आप पे कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लीजिए कंट्री के इंपोर्ट जो है 1 लाख करोड़ हो गए और जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं वो खाली 10,000 करोड़, तो मतलब इंपोर्ट इतने ज़्यादा है, कंट्री का डेवलपमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा उससे। फिर आता है डेंजर्स ऑफ ओवर डिपेंडेंस। मान लीजिए आपने फ्री ट्रेड मेंटेन करके रखा, आप यूएसए के साथ कोई एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए डिपेंडेंट है। मान लीजिए आप एप्पल आईफोन के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही शिप करता है, और आप यूएसए के साथ वॉर पे चले गए, तो वो टाइम पे क्या होगा, यूएसए के साथ आपके लिए वो गुड का सप्लाई जो है वो ट्रेड बंद हो जाएगा। यानी कि आपको अगर वो गुड चाहिए होगा तो आपको कहीं और से वो प्रोक्योर करना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कई बार पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाती हैं, अगर कोई दूसरी कंट्री उन पे कोई चीज़ के लिए डिपेंडेंट है तो वो एक पॉलिटिकल एजेंडा रख के उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। फिर आता है डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंट्री के पास कुछ लो क्वालिटी गुड्स, लो कॉस्ट गुड्स और ऐसे कचरे टाइप के गुड्स हैं जो उनको नहीं चाहिए बट उनको बेचना है। तो वो क्या करेंगे, जो वीकर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसे सस्ते गुड्स खरीदे जा सकते हैं, नॉट हाई क्वालिटी गुड्स, तो वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे डंप कर देंगे। तो वो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर का पहला टॉपिक जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी वो ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की मैं बात करूं तो ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फेवर हो, वो लोग प्रोटेक्टेड रहें। कि कई बार ऐसा ना हो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्राइसेस पे कोई गुड्स खरीद ही नहीं रहा, सब फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ते और काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रोटेक्शनिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय यूजिंग टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, सब्सिडीज एंड एनी अदर मेजर टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। हम टैरिफ और इंपोर्ट कोटा, सब्सिडी एक्सेट्रा इन सब के बारे में जो है आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, हमें आगे ये अलग से डिटेल्ड है इसके बारे में डिस्कशन। बट फिलहाल के लिए मैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के जो फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है उसके एडवांटेजेस जो हैं वो पढ़ना चाहूँगा। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडस्ट्री न्यू डेवलपिंग स्टेज पे है, कोई कंट्री, मान लीजिए इंडिया में अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं तो वैसे तो हाईली डेवलप्ड है, बट एक टाइम ऐसा रहा होगा जब आईटी सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं रहा होगा और फॉरेन में आईटी सेक्टर काफ़ी डेवलप रहा होगा। तो क्या होता है कि इंडिया में फिर फॉरेन कंपनी अगर आ जाए वो टाइम पे आईटी सेक्टर में, तो वो पूरा आईटी सेक्टर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि कैसे कॉस्ट कम करनी है, उनके पास ज़्यादा बड़ा टीम है, रिसर्च टीम है या सब है उनके लिए काम करने के लिए। तो वो लोग ज़्यादा इजीली ग्रो कर सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री ग्रो होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तो कोई और आगे फ्यूचर में भी एंटर करने की नहीं सोचेगा। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन आर्गूमेंट। डाइवर्सिफिकेशन आर्गूमेंट कहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो एक फेवरेबल चीज़ है कंट्री में ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके। अगर तो आप फ्री ट्रेड हमेशा मेंटेन करके रखोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डाइवर्सिफाई करने के लिए किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। जिसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज इट इज़ इंडिया, मान लीजिए इंडिया में नहीं बिक रहा तो वो बाहर बेच देगा, उसको कहीं ना कहीं से उसका जो गुड्स है वो सेल हो जाएगा, बट वो कभी और रिसर्च करने के लिए, ग्रो करने के लिए कोई प्लान नहीं करेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड टाइप ऑफ गुड्स का ही सप्लाई हो रहा है मार्केट में, बाकी एक गुड्स का सप्लाई ही नहीं है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट आर्गूमेंट। एम्प्लॉयमेंट आर्गूमेंट ये कहता है कि अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज़ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं
वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जो है नेगेटिव चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी काफ़ी ग्रो करेगी अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो एक अनफेवरेबल सिनेरियो हो जाएगा। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप फ्री ट्रेड मेंटेन करके रखोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना ज़्यादा डेफिसिट हो जाएगा कि वो आपके कंट्री के जीडीपी को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अगेन मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर आता है पॉपर लेबर अग्रीमेंट। तो ये कहता है कि कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं काफ़ी एडवांस कंट्रीज़ में, उनकी लेबर कॉस्ट इतनी हाई है जिसकी वजह से जो कम एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा ज़्यादा लेबर अबंडेंस में अवेलेबल है, वहाँ पे अपने वो सेगमेंट शिफ्ट करने की बात करते हैं। और उस शिफ्ट में वो क्या करते हैं कि जितने भी ऐसे लेबर इंटेंसिव कंट्रीज़ होती हैं वहाँ के लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। और फ्री ट्रेड खाली इतना नहीं होता कि गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, फ्री ट्रेड का मतलब ये भी होता है कि जो आप फैसिलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्री फैसिलिटीज़ हैं या कोई और फैसिलिटी है, आप उसका भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका भी ट्रांसफ़र हो रहा है इंटर कंट्री। फिर आता है एंटी डंपिंग आर्गूमेंट। एंटी डंपिंग आर्गूमेंट मतलब गुड सेल करने के लिए। एंटी डंपिंग क्या होता है, कई बार कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, उनके पास जो सरप्लस, जैसे कि मैंने ऊपर एक पॉइंट बताया था आपको यहाँ पे, डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। आपके पास अगर कुछ लो क्वालिटी लो कॉस्ट गुड्स हैं, आप किसी और कंट्री में डंप करके अपना काम निकाल लेंगे। तो ये एंटी डंपिंग प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह के टैरिफ्स या इंपोर्ट कोटाज वगैरह इंप्लीमेंट करे जाते हैं ताकि ऐसे जो डंप्ड गुड्स हैं उनसे आप बच सकें। फिर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कोटास, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ्स एक्सेट्रा, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ मॉनेटरी होते हैं कुछ नॉन मॉनेटरी होता है, जो मॉनेटरी पार्ट फॉर्म करते हैं वो एक गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करते हैं, वो एक तरह के उनके लिए इनकम है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक आर्गूमेंट। कई सारे स्ट्रैटेजिक आर्गूमेंट है कुछ इंडस्ट्रीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप एक नेशन की बात करें तो फिर वो उतनी वैलिडिटी होल्ड नहीं करते, बट फिर भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जो मिनरल्स, मेटल्स, एग्रीकल्चर, ऑयल, ये सब है, ये सब अगर बाहर से इंपोर्ट होने लग गए तो जो मतलब इन पे अगर रिस्ट्रिक्शन, बाहर से इंपोर्ट तो होते हैं बट इन पे अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई तो जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो स्केर्स हैं उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज में, वो उन कंट्रीज से एक्सप्लॉइट करना चालू करने की कोशिश करेंगी। कि जैसे एक पॉइंट पे यूएसए जो है, यूएसए एक ऑयल अबंडेंट कंट्री नहीं है कंपैरेटिवली इन कंपेयर टू दी सऊदी। सऊदी एक ऑयल अबंडेंट कंट्री है, तो एक पॉइंट ऐसा था जब सऊदी को मालूम नहीं था उनके पास ऑयल इतना ज़्यादा है तो उसको सेफ कैसे रखें, तो यूएसए ने वो टाइम पे उनको एक्सप्लॉइट करके उनका काफ़ी सारा ऑयल विड्रॉ किया था। उन्होंने बिना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के, बिना ज़्यादा पॉलिटिकल व्यूज़ के, कुछ ध्यान ना देते हुए उनका जितना हो सकता है ऑयल विड्रॉ करते गए। और ऐसा कहा जाता है, एक रिसर्च करी गई थी उसमें बोला गया है कि अगर यूएसए ने वो सारा ऑयल जो है फ्रीज़ करके अंटार्कटिका में स्टोर कर रखा है, और वो ऑयल जो है उसकी अगर ज़रूरत पड़ी यूज़ करने के लिए तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉपुलेशन वो ऑयल को 100 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकता है, इतना उन्होंने एक्सप्लॉइट करके यूज़ किया था। और अगर मैं आपको बताऊं तो यूएसए की पॉपुलेशन इंडिया के ठीक बाद आती है, तो यानी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो 100 ईयर्स तक वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा विड्रॉ किया था। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए, चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बनाया जाता है। फिर आता है सेल्फ सफिशेंसी। सेल्फ सफिशेंसी कहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए पहले आप खुद को सेटिस्फाई करो, उसके बाद बाहर भेजो। जैसे कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था इंडिया में, जब अनियंस का शॉर्टेज होता है तो हमेशा बोला जाता है कि आप अनियंस एक्सपोर्ट करने से पहले जितना देश में रिक्वायरमेंट है उतना मीट करो, उसके बाद एक्सपोर्ट करो। फिर इसके हमारे ये एडवांटेजेस ख़त्म होते हैं, अभी हम अगेंस्ट आर्गूमेंट पे आते हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। रिसोर्स एलोकेशन में जो काफ़ी है वो इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, रिसोर्स कोई भी कहीं से भी एलोकेट हो जाते हैं अगर फ्री ट्रेड मेंटेन नहीं किया जाता, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के अंडर, तो उसको अवॉइड करने के लिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ अनडिज़र्विंग इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो डिज़र्व नहीं करती हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के अंडर आना, यानी कि वो पहले ही सेल्फ रिलायंट है
उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो बाहर अपना प्रोडक्ट्स बचा सकती हैं, उनके वैसे भी खुद बाय डिफ़ॉल्ट हाईली कंपेरेटिव प्राइसेस हैं, तो उनको भी इस पॉलिसी के अंडर प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो वो गलत बात है। एम्प्लॉयमेंट इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, इससे बाय लॉजिक कि आप एक्सपोर्ट सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है अगर फ्री ट्रेड रहता है तो। बट क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ होता है, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जो इस पॉइंट में बोला गया है। फिर हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें यहाँ कहीं पे एक पॉइंट दिया था डाइवर्सिफिकेशन का, हाँ, डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, डाइवर्सिफिकेशन फीजिबल नहीं है प्रोटेक्शनिज्म के अंडर, हमको बाहर से हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो क्या होगा कि अगर आपने प्रोटेक्शनिज्म के अंडर पॉलिसी लगा रखी है तो आपकी खुद की कंट्री के लिए डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि आप बाहर वालों को तो छोड़िए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है लेबर इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बात करेक्ट है, हमने पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ा कि लेबर इकलौता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हमारे पास 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आप प्रोटेक्शनिज्म के अंडर आ जाते हैं कई, और आपकी कंट्री मान लीजिए एक कैपिटल स्केर्स कंट्री है, आप प्रोटेक्शनिज्म के अंडर फिर कैपिटल इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, फिर कैपिटल के जो इंपोर्ट्स हैं वो रुक जाते हैं अगर आप क्या प्रोटेक्शनिज्म के अंडर आ रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। डिसएडवांटेज टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, क्यों? क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, आपको कोई फॉरेन गुड्स चाहिए तो आप डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर सकते, आपको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, या शायद आप फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद भी उसे कभी प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर आता है रिटेलिएशन बाय अदर कंट्रीज़। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 2 कंट्रीज़ हैं, आप फॉलो करते, आपके बीच में पहले फ्री ट्रेड था, फिर आपने प्रोटेक्शनिज्म लाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों कंट्रीज़ में जो है अब झगड़ा क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉर के सिनेरियोज बढ़ जाता है। तो फिर काफ़ी पॉलिटिकली डिस्टर्बिंग मूव हो जाता है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी एट टाइम्स, तो उसको काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अगर करना चाहें तो इस चैप्टर के लिए इतना ही था। अगर आपको इस चैप्टर में ये प्लेन बुक बिना किसी मार्किंग का कॉपी चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए यानी कि मार्किंग के साथ, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।